आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लेक्चर लेकर आए हैं, दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर 1 एंड इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू ऑफ 12th क्लास स्टूडेंट्स. ओके, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एप्सिलॉन फिजिक्स. माई सेल्फ इज शिखा त्यागी. स्टार्ट द लेक्चर. तो बच्चे चैप्टर 1 का एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 7. क्वेश्चन क्या है? सो एवरीवन कैरी द एनसीईआरटी बुक. जब भी आप इस लेक्चर को देखेंगे आप अपने साथ एनसीईआरटी बुक जरूर रखेंगे. मैं स्टेटमेंट यहाँ लिख नहीं रही हूँ, स्टेटमेंट बोल रही हूँ. सो आपको उससे पहले वो स्टेटमेंट पहले मेरी सुनना, देन एनसीईआरटी क्वेश्चन का पढ़ना. ओके, तो क्वेश्चन ये है कि हाउ डज अ न्यूट्रल स्फीयर बिकम्स टू पॉजिटिवली चार्ज्ड. कि एक हमारा न्यूट्रल स्फीयर कैसे पॉजिटिवली चार्ज होगा विदाउट टच एनी चार्ज्ड बॉडी. क्लियर एवरीबॉडी? आपको सोचो न्यूट्रल स्फीयर है और इसे हम कैसे, मेटालिक स्फीयर है, इसे कैसे चार्ज करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप, ये न्यूट्रल स्फीयर इज प्लेस्ड ऑन अ इंसुलेटेड स्टैंड. न्यूट्रल है तो जितने प्लस है उतने ही माइनस है. तो अब हम इसके पास एक, मान लो मैंने इसे पॉजिटिवली चार्ज करना है तो एक नेगेटिव रोड लाए. A negative charge rod lie near to it. Clear everybody? तो उसकी वजह से by the induction effect. इंडक्शन इफेक्ट हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं चार्ज में. तो इंडक्शन इफेक्ट का मतलब होगा इसके प्लस माइनस सेपरेट हो गए. तो नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ? पॉजिटिव को. और इसके नेगेटिव दिस साइड आ गए, यानी कि प्लस माइनस सेपरेट हो गए. ओके, नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं किस तरीके से नेगेटिव को हटा दूं तो मुझे पता है कि मेरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाने वाला है. तो हमने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप में जो एक मेटालिक स्फीयर है जिसे मैंने इंसुलेटेड टैंक के ऊपर रखा हुआ है, ये पॉजिटिवली यहाँ आ गए थे और रॉड नेगेटिव हमारी दिस साइड है ही, इसे अर्थिड कर दिया. अर्थिड करने का मतलब और नेगेटिव चार्ज बिकम्स टू न्यूट्रलाइज्ड. सारे नेगेटिव चार्ज क्या हो गए? न्यूट्रलाइज्ड हो गए. क्लियर? तो ओनली पॉजिटिव चार्ज रह गया ना यहाँ पे. तो जब पॉजिटिव चार्ज रह गया, अब कौन काम बिगाड़ रहा है? आपका नेगेटिव रोड. अगर इस नेगेटिव को आप हटा दें किसी तरीके से तो ऑल आर पॉजिटिव इज रिडिस्ट्रीब्यूटेड. तो आपने यहाँ से नेगेटिव रोड को हटा दिया तो क्या देखेंगे आप? द नेगेटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. इन दिस वे द न्यूट्रल स्फीयर बिकम्स टू चार्ज्ड. तो स्टेप बाय स्टेप चले. फर्स्ट स्टेप में हमने एक स्टेप यहाँ रखा था, दैट इज फर्स्ट स्टेप, दैट इज सेकेंड स्टेप, दैट इज थर्ड. और इसको आप इन आर वर्ड डाल सकते हो. ओके बच्चे, अब हम आते हैं एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 10. एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 10 में कहता है कि 10 raised to power 9 number of charges transferred in per second. Then how much time to take the transfer of 1 coulomb charge. मीन्स वो कह रहा है कि 10 raised to power 9 नंबर ऑफ पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि एक सेकेंड में इतने चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं, इतने नंबर. तो बताओ 1 कूलम को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा. ओके बच्चे, तो इट मीन्स मुझे एन दिया है, नंबर दिए हैं एन. एन कितना दिया है? 10 raised to power 9 दिया है और 10 raised to power 9 पर सेकेंड दिया है. तो आप इससे चार्ज निकालो. क्यू डैश इक्वल टू कितना हो गया? एन ई. एन कितना? 10 raised to power 9. ई कितना? 1.6 इंटू 10 raised to power 19. एंड व्हाट शुड बी, कितना हुआ बच्चे? 1.6 इंटू 10 raised to power -10. एंड व्हाट शुड बी द यूनिट? क्या यूनिट इज कूलम? रॉन्ग ना, क्योंकि यूनिट नंबर क्या था? पर सेकेंड थे. तो यूनिट भी कितनी हो गई? कूलम पर सेकेंड. एक सिंपल तरीका समझा रही हूं मैं, बाकी जो बच्चों को याद है. वैसे तुम्हें पता है सिंपल यूनिटरी मेथड से भी न्यूमेरिकल पॉसिबल है. हो गया? कितना चार्ज दिया तुम्हें? ऑलरेडी गिवन. कितना चार्ज किसको ट्रांसफर करना है आपने? क्यू, दैट इज 1 कूलम. ये चार्ज तुम्हें दे रखा है. क्यू डैश जा रहा है पर सेकेंड, इतना चार्ज तुम्हें ट्रांसफर करना है. तुम्हें टाइम निकालना है. टाइम निकालना है. मैं आपसे सिंपल कंसेप्ट समझा रही हूँ, नॉट टेक्निकल, बिल्कुल जनरल. मैं आपको बोलूं कि Q को Q डैश से डिवाइड करूं या Q डैश को Q से डिवाइड करूं कि सेकंड आ जाए. फिर टाइम निकालना है तो यूनिट क्या होती है टाइम की? सेकंड होती है. तो आप सोचो कि मुझे टाइम निकालना है तो विच इज डिवाइडेड? लेसन. तो क्या मैं Q डिवाइडेड बाय Q डैश कर दूं?
तो सोचो Q इज 1 कूलम, Q डैश इज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻10। इसकी यूनिट कितनी है कूलम, और इसकी यूनिट कितनी है कूलम पर सेकेंड। कूलम से कूलम कैंसिल, तो कितनी यूनिट हो गई सेकेंड। सो व्हाट इज द टाइम 1/1.6 इंटू 10⁻10 सेकेंड। वो आपसे आर में निकलवाए तो आर में निकाल दो, मिनट में निकलवाए तो मिनट में निकाल दो। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2। क्लियर एवरीबॉडी? आप राइट डाउन पोज करके वीडियो राइट डाउन भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम एग्जाम्पल 3 पर। एग्जाम्पल 3 ऑफ एनसीईआरटी। अच्छा क्वेश्चन है। वो ये कहता है कि हाउ मच चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर, यानी कि 1 कप पानी में कितना चार्ज है। अब हाउ मच चार्ज इन 1 कप वाटर, कप तो भाई अलग अलग हो सकता है, किसी का इतना कप है, किसी का इतना कप है, किसी का। अब अपने हिसाब से मान लो, मैं कहूं मेरे घर में तो कप इतना है जिसमें 150 ग्राम वाटर आता हो, तुम कहोगे तुम्हारे घर में इतना कप है कि 250 ग्राम आता हो, है ना, अलग अलग। तो मैंने मान लिया कि भाई मेरे घर में जो कप है उसमें 180 ग्राम वाटर आता है। तो सपोज कि हमारे यहाँ जो कप है, एग्जाम्पल कौन सा बेटा ये 3rd पेज नंबर 10। तो हाउ मच चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर, क्वेश्चन रीड फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। तो जब भी आप इसको करेंगे, और इसका फायदा आपको तभी होने वाला है जब एनसीईआरटी आपके हाथ में हो। हाउ मच चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर लेसन। तो मैंने सपोज किया, ये सपोज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसने दिया नहीं कि कप में कितना पानी है ना। तो ये अपने हिसाब से सपोज करो। मैंने सपोज किया 180 ग्राम वाटर इन अ कप, है ना। आपने चार्ज निकालना है बच्चे। चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल्स टू NE होता है ना। NE, N इज द नंबर। अगर मुझे किसी तरीके से टोटल नंबर पता लग जाए तो मैं E से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो सबसे पहले हम ये तो देखें कि 180 ग्राम है, तो पानी उसमें हाउ मेनी एटम, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द एटम, हाउ मेनी एटम ऑफ वाटर इन 180 ग्राम, यानी कि 180 ग्राम में कितने एटम है पानी के, ये पता है ना। तो आपको पता है नंबर। तो पहले वाटर देख लेते हैं, H2O। H2O का कितना, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और इसका मास नंबर कितना हो गया 2। तो इसका टोटल मास नंबर कितना हुआ बच्चे 18 हुआ ना। टोटल मास नंबर इज 18। क्लियर? एंड एटॉमिक नंबर 2, और ऑक्सीजन का कितना 8। एटॉमिक नंबर इज 10। 10 का मतलब, एटॉमिक नंबर मतलब इसमें इतने चार्ज है। ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर मतलब पानी का एक एटम में, यानी कि पानी का H2O इज 1 एटम। 1 एटम में 10 चार्ज है, या तो 10 इलेक्ट्रॉन बोलो या 10 प्रोटॉन बोलो। इतने चार्ज हैं पानी के एक एटम में। तो कितने में निकालना है मैंने, 180 ग्राम में निकालना है। तो जब एक एटम में इतना चार्ज है 10, तो 180 में क्या नहीं, पहले मैं 180 में पानी के एटम निकाल लूं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया 180 ग्राम में पानी के 100 एटम है। फॉर एग्जाम्पल 100 एटम है ना। 100 एटम पता लग गए। तो एक में 10 है, तो 100 में कितना होंगे, 100 इंटू 10 आ गया ना। तो इसका मतलब मेरा पहला काम क्या निकालना है कि 180 ग्राम में हाउ मेनी एटम्स ऑफ वाटर। ओके बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। अब अगला नंबर से, तो नंबर ऑफ एटम, कितना मास नंबर है 18 ग्राम है। नंबर ऑफ एटम in 18 gram equals to 6.023 into 10⁻3। Clear everybody? So number of atom in 1 gram कितना हो गया 6.023 into 10⁻23 upon 18 हो गया। So कितने में निकालना मैंने, बोलो बच्चों, कितने में निकाला मैंने 180 ग्राम में। So number of atom in 180 gram। So number of atom in 180 gram कितना हुआ 6.023 10⁻23 upon 18 into 180। 18 से 18 कैंसिल। So 6.023 10⁻24। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने वैल्यू
10⁻⁴ मतलब 180 क्यों ली थी? क्योंकि मेरा इजीली कैंसिल हो जाने वाला था, है ना। ये क्या आया? ये एटम आए। क्या है बच्चे? ये एटम आए, नंबर ऑफ एटम, यानी कि 180 ग्राम पानी में इतने एटम है, इतने एटम है। क्लियर। अब आती है टन एन की, तो भाई एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? 10। तो इसमें कितने होंगे? तो टोटल एन कितने हो गया? नंबर ऑफ एटम कितने? 10⁻23। और एक में कितने हैं? 10। तो इसमें कितने हो गए? इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब चार्ज निकाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन ई, एन की वैल्यू रखो, ई की वैल्यू रखो, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज। क्लियर बच्चों। अगर अब मान लो पानी की जगह कुछ और कहे, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि सपोज वर्ड हटा देते हैं, अब बोलता है कि 10 ग्राम ऑक्सीजन ले ले, है ना। 10 ग्राम क्या ले लो? कॉपर ले लो, कुछ जिसका मास नंबर तुम्हें पता। आयरन ले लो, चलो 10 ग्राम ऑफ आयरन हो गया। आयरन का मास नंबर इज 56 और ये एटॉमिक नंबर इज 26। कैसे करोगे 10 ग्राम में? सिंपल सी बात है, 10 ग्राम में निकालनी है। तो पानी इसका कितना हो गया? मास नंबर कौन है भाई? ये आयरन। आयरन का मास नंबर इज 56 एंड एटॉमिक नंबर इज 26। क्लियर। तो अब तुम्हें क्या निकालना है? एक एटम नहीं है, 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम में क्या निकालना पड़ेंगे? नंबर ऑफ एटम ऑफ आयरन निकालने पड़ेंगे। तो 10 ग्राम में जो नंबर ऑफ एटम इन कितना है? इन मास नंबर इन 56 ग्राम, इतना। तो 1 ग्राम में कितना हो गया? 56 से इसको डिवाइड कर दो। कर दिया। सो कितने में निकालना है बेटे? नेक्स्ट हमें कितने में? 10 ग्राम में। सो कितने में निकालना? 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और 56 से ये डिवाइड ही है। तो इस तरीके से कौन आ गया? मेरा एन आ गया। अब सॉल्व करना हो गया तो कुछ भी हो सकता है। एन आ गया। एन के बाद क्या करना है? क्या ये एन हो गया? नो। आप बोलोगे मैम ये एन कैसे हो गया? एन तो तब होगा देन इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 26 से। तो बच्चे ये आ गया। ये क्या एन है? बोलो नहीं ना। एन कब बनेगा? एन कब बनेगा? जब दिस is 0.23 10⁻23 10 upon 56 multiply what? 26, that is n। फिर Q इक्वल टू एन ही लगा दो। बच्चे कहेंगे मैम ऑक्सीजन में O इंटू O 2 हो गए ना, तो मास नंबर इज 32 और एटॉमिक नंबर इज 16। क्लियर एवरीबॉडी। तो होप सो आप एग्जांपल कर पाएंगे। अब हमारा टर्न है एग्जांपल 4 की। एनसीईआरटी एग्जांपल 4। आई थिंक मेरे ख्याल से पेज नंबर 17 या 15 के अराउंड है। देख लेना क्या है, 15 या 17 है ना। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड gravitational force is applied between two masses which is in rest. Both are follow the inversely square law. Clear? Then find out the ratio of both forces between electron and proton and proton to proton. Clear everybody? मतलब क्या हुआ? ये कहना चाह रहा है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दो मासेस के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों ही डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। अब आपको इन दोनों फोर्सेस का रेशो निकालना है। किस किस के लिए? पहला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पेयर के लिए और फिर प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर के लिए। क्लियर एवरीबॉडी? तो फर्स्ट इज एग्जांपल हमारा 4। तो पहला मान लेते हैं, हाँ तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा मान लेते हैं क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में तो 1 एंगस्ट्रॉम है, पर इस क्वेश्चन से कोई मतलब डिस्टेंस से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में R स्क्वायर हो गया। G is 6.67 into 10⁻⁻11. Mass of electron is 9.1 into 10⁻⁻31 and mass of proton is 1.67 into 10⁻⁻27.
एंड ये वैल्यू एग्जाम में तुम्हें गिवन होंगी। ये जरूरी नहीं है कि बच्चे की हमें कांस्टेंट की वैल्यू कैसे याद रहेंगी, तो सारी वैल्यू गिवन होती है। एंगस्ट्रॉम शुड बी चेंज इनटू मीटर, यानी कि -10 मीटर होता है। तो कितना हुआ 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। बट पर ऐसा इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई हमें यूज होने वाला नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात आ जाओ। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। व्हाट इज K 9 इंटू 10⁻9। Q1 मतलब सिंगल चार्ज, एक अकेला चार्ज है E, तो E माइनस हो या E प्लस हो, द वैल्यूज आर 10⁻⁻19। So 1.6 into 10⁻⁻19, 1.6 into 10⁻⁻19, and the distance is 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बोथ। तो इससे ये कैंसिल होगा और फिर कंपेयर कर लेना, उसका हमारा आंसर आ जाएगा। आ गया। अब उसने दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन दिए। अरे भाई जब दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन दिए तो ओनली चेंज इज मास। यहाँ पे 1.67 10⁻⁻27 आ जाएगा, फिर वही सम हो जाएगा। तो ये कंपैरिजन तो आप कर लोगे। इसमें एक पार्ट जो इंपॉर्टेंट दिया है वो ये कहना चाह रहा है, इसका नेक्स्ट पार्ट बता रही हूँ मैं इसी क्वेश्चन का। कहता है कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो आप एक प्रोटॉन और इसके इलेक्ट्रॉन मास निकालना है अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो F इक्वल्स टू ma, एक्सलेशन निकालना है। मान लो इलेक्ट्रॉन का एक्सलेशन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सलेशन इक्वल टू क्या हो गया F बाय m। F इलेक्ट्रिक फोर्स जो तुमने वहां से निकाला है, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल। Mass of electron is very small, 10⁻⁻31. So acceleration is very large as compared to acceleration due to gravity. निकलने वाला है। प्रोटॉन का निकालोगे तो प्रोटॉन का मास लगा दोगे। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 4। अब आता है हमारा एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 बच्चे आप सुनो क्वेश्चन पे। थोड़ा एग्जाम्पल 5 से पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दूं। एग्जाम्पल 5 आई थिंक 14 पेज पर है। हाँ, तो भाई एग्जाम्पल पहला 13 पेज पे था, ये 14 पेज पर है। तो एग्जाम्पल 5 में एक्चुअल में क्या है इसका कंसेप्ट, वो ये है। पहले समझ दो, उसके बाद से लेके चलेंगे। एक चार्ज, ये अनचार्ज बॉडी है और ये चार्ज बॉडी है। इस पे कोई चार्ज नहीं है और इस पर 6 कूलम चार्ज है। इस पे कोई चार्ज नहीं है ना। दोनों आइडेंटिकल, ये बात ध्यान रखना। ये सारे न्यूमेरिकल जो मैं आप समझा रही हूँ वाले, ये सब आइडेंटिकल बॉडी के लिए। इनको मैंने कनेक्ट किया या फिर दोनों को टच कर दिया। दोनों आइडेंटिकल साइज है, मेरा छोटा बड़ा हो जाए तो भी अलग है, पर दोनों सेम है। कर दिया 6 और इस पे कुछ नहीं है, फिर दोनों को अलग करा। व्हाट शुड बी, पता है क्या होगा? इस पे कुछ नहीं था, इस पे 6 था। अलग अलग होने के बाद दोनों का चार्ज आधा हो जाएगा। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। मान लो मैं कहूं इस पे 6 और इस पे 4 है, ऐसे कनेक्ट करो या फिर इसको ऐसे कनेक्ट करो। और लिखा है मैंने, और इस पे 4 है, इस पे 6 है। दोनों मिलकर कितने हो गए 10 ना। अलग अलग करा दो, कितने हो गए बेटा 5 चार्ज रह गया। ये वैल्यू ऑफ चार्ज है, नंबर नहीं है। आगे बात समझने। तो इसका मतलब ये कि जब दो आइडेंटिकल बॉडीज को हम आपस में कंबाइंड करते हैं तो उन दोनों के चार्ज ऐड हो गए, और फिर उनको सेपरेट करते हैं तो चार्ज आधा आधा दोनों के ऊपर रह जाता है। क्लियर? ये मेरा हाथ 6 कूलम लेके आया है, ये मेरा हाथ 5 कूलम लेके आया है। 6 और 5 दोनों को मिला दिया, 6 + 5 = 11। हटा दो तो कितना चार्ज रह गया, हाफ चार्ज रह गया। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। एग्जाम्पल 5 ये कहता है कि देयर इज अ चार्ज स्फीयर, it carry the charge q and it is also carry the charge q. Clear? And both are connect with the distance r. दोनों r से कनेक्टेड है। इसका नाम उसने a, इसका नाम उसने b दिया है। कहते हैं एक अनदर, इसका स्टेटमेंट जरूर पढ़ना, मैं समझा रही हूँ पर स्टेटमेंट आपने पढ़ना पड़ेगा जरूर। एक अनदर स्फीयर लाइक c आइडेंटिकल ऑफ a, इससे टच किया,
एक दूसरा लाए डी, आइडेंटिकल ऑफ बी, इससे टच किया, टच करने के बाद इनको हटा दिया, हटाने के बाद ए और बी के बीच का डिस्टेंस आधा कर दिया। देखिए अब ए इधर आ गया, अब बी इधर आ गया और डिस्टेंस r/2 कर दिया। ये ए है और ये बी। व्हाट शुड बी द चार्ज ऑफ ए? क्या मैं क्यू लिखूं? सोचो भाई, यहाँ चार्ज क्यू था, इस पे कोई चार्ज नहीं था। जब मैंने इसको हटा दिया तो आधा आधा चार्ज नहीं रह गया, फिर इस पे चार्ज क्यू, इस पे कुछ नहीं, तो क्यू जब इसको हटा दिया तो आधा आधा चार्ज नहीं रह गया, लेकिन नाउ इट इज कैरी द चार्ज q/2, नाउ इट इज कैरी द चार्ज q2। कहता है फाइंड आउट द कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स निकालो। तो व्हाट इज द फोर्स? k q1 q2/r²। व्हाट इज q1? q/2। व्हाट इज q2? q/2 एंड r²/4। एंड देखोगे कि F इक्वल टू k q²/r², जितना पहले था इनिशियल, यानी कि देयर इज नो इफेक्ट इन द फोर्स। ओके बच्चों, दैट इज द एग्जांपल 5। जो हमारा एग्जांपल 6, पेज नंबर 16, दैट इज डिपेंड ऑन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स। ओके, क्वेश्चन क्या है? देयर इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L. There are 3 charges equal in magnitude is placed at the vertices of equilateral triangle. Then find out the net force at the point O, whereas medians are intersect to each other. कहाँ निकालना है मैंने? O पर। Clear everybody? यहाँ Q0 रखा है। क्या रखा है? Q0। सुपरपोजिशन वैसे मैं तुम्हें पहले भी सिखा चुकी हूँ, अब सुनो जरा सुपरपोजिशन के लिए। कोई इसको मैंने पॉइंट ए, इसको मैंने पॉइंट बी, इसको मैंने पॉइंट सी ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस चलो ए से स्टार्ट करते हैं इसमें, और ये भी मान लो ए ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू एक्स मान लिया, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अब मैं इसमें ये समझा देती हूँ कि डिस्टेंस सेम कैसे, मतलब ए ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, कि इनकी वैल्यू आएगी कितनी, है ना। सेम तो तुम्हें ज्योमेट्रिकल मेथड से देखना है, वो ज्योमेट्री हमें फिजिक्स में कोई लगाने की जरूरत है नहीं। मतलब मैथ्स का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसमें तुम्हें अपनी इंटेलिजेंस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस फिजिक्स दिखानी है, ये ध्यान रखना। इवन मैं एक्स की वैल्यू निकालना ना भी चाहूं, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़नी, तो आप नहीं भी निकालो, फिर भी एक्स की वैल्यू देखो। ये पूरा ट्राइंगल आपका 60 डिग्री है, तो आधा कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया, नहीं हो गया? ये ए बी सी है, इसका नाम बी रख देते हैं। तो जो ए ओ है दैट इज द 2/3 ऑफ एडी। क्लियर? अब तुम्हें एडी कैसे निकालना है? इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी में तुम्हें एडी निकालना है। एडी थीटा के साथ है ना, और ये एंगल कितना है? 90। तो आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगा सकते हो। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैंने cos थीटा लगाया। cos थीटा इज द बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो व्हाट इज द बेस? इज AD एंड व्हाट इज द हाइपोटेनियस? इज L। क्लियर? और थीटा कितना है मेरा? 30 डिग्री। तो व्हाट इज AD? AD इज द L cos 30, यानी कि L√3/2। हो गई बात ये? तो AO कितना बच्चे होता है मेरा? AO इज 2/3 इंटू AD, यानी कि L इंटू √3/2। 2 से 2 कैंसिल और 3 से √3, कितनी हो गई? L/√3। बट ये ऑप्शनल है, ये काम सारा ऑप्शनल है। आपको जरूरत लगे तो आप दिखाओ, अदरवाइज आपको शो करने की कोई जरूरत नहीं है ना। जो मेन पार्ट है उस पर आते हैं न्यूमेरिकल करने पर। आप देखो बेटा न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। अब ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस प्लस में क्या होगा? रिपल्शन। जब रिपल्शन होगा तो रिपल्शन दिखाने के लिए मैंने इसका फोर्स ऐसे लगा दिया, दैट इज रिपल्शन। तो ये हो गया मेरा Fa। आगे ना इधर Fa बताओ वैल्यू Fa इक्वल टू के क्यू नॉट बाय कितना डिस्टेंस मैंने माना है? x²। x ही रखो, इसे रखने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ अब बात आती है इस पर आ जाओ। ये प्लस प्लस में क्या होगा? इस प्लस प्लस में भी क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन इसका नाम रख दो बेटा Fc। तो Fc को भी वैल्यू निकालोगे के क्यू नॉट अपॉन x का स्क्वायर, यानी कि Fc।
क्लियर। फिर आ जाओ आप बी पर, प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्शन, तो इसका नाम कितना हो गया, एफ बी। एंड आप देखोगे कि एफ बी का मैग्नीट्यूड भी वही आएगा जो एफ सी का आया। क्लियर। तो इट मीन्स एक फोर्स मेरा ये जा रहा है, दैट इज एफ ए, एक फोर्स मेरा ये जा रहा है, दैट इज एफ बी, और एक फोर्स मेरा ये जा रहा है, दैट इज एफ सी। क्लियर। आप देखो इधर की तरफ एंगल, दैट इज फर्स्ट एंगल हो गया, ये वाला एंगल दैट इज सेकेंड एंगल, एंड दिस एंगल दैट इज थर्ड एंगल। 3 एंगल हो गए। सेंटर भी कितना एंगल बनता है, 360 को 3 से डिवाइड कर दो, तो ईच एंगल हैव अ वैल्यू ऑफ 120, यानी कि ये भी 120, आपका ये भी 120, और ये वाला एंगल भी 120। हाउ डज इट सॉर्ट आउट, सुनो, यूजिंग द वेक्टर फॉर्मूला। देखो ये 2 वेक्टर ऐसे जा रहे हैं ये, तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, वेक्टर फॉर्मूला लगाएंगे। वेक्टर फॉर्मूला का फॉर्मूला तुम्हें पहले पता है, और पहले भी क्या वेक्टर का फॉर्मूला, एफ इक्वल टू एफ सी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ सी एफ बी कॉस 120। चलो कॉस थीटा रख देते हैं, और ऑल आर मैग्नीट्यूड आर इक्वल, दैट इज द वाई। ओके ना। तो फॉर्मूला इज अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इंटू वाई स्क्वायर कॉस 120। कॉस 120 इज व्हाट, -1/2, तो 2y स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1/2 y स्क्वायर। तो फॉर्मूला इज अंडर रूट वाई स्क्वायर, यानी कि f इक्वल टू वाई। f इक्वल टू क्या आ गया, y। तो डायग्राम में देखो ये आ रहा है, दैट इज f, इट इक्वल्स टू y। ये f और f कैसे जा रहे हैं, f और f एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो नेट क्या हो गया, f प्लस माइनस f इक्वल है और अपोजिट है 0। और वैसे भी सिमेट्रिक शेप के लिए हमारे नेट फोर्स एट द जहां सेंटर पर क्या होता है, 0 होता है। चलिए बच्चे, अब आता है एग्जांपल 7। तो बच्चों एग्जांपल 7, पेज नंबर 17। It is also depend on the superposition principle. The question is, there are 3 charges placed at the vertices of equilateral triangle, that is plus q and minus q. That is A, that is B, C. मे भी हो सकता है मेरी नेमिंग एनसीईआरटी से चेंज हो गई, हो सकता है यहाँ A लिखा हो। क्लियर। वो कहता है फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज बाय 2 1। यानी कि B पर अगर मैं निकालूंगी तो A और C की वजह से निकालूंगी, C पर निकालूंगी तो कौन दो बैठे हुए इसके अलावा परेशान करने वाले, A और B। अब फिर A पर पहुंचते तो B और C कहते हैं हम क्यों रुके, इसने भी तो हम सबको परेशान करा है। फिर B और C मिलकर A को परेशान करते हैं। मतलब इसमें ये कहानी है, इसमें किसी ने किसी को नहीं छोड़ा। इसमें B बेचारा आराम से बैठना चाहता है तो A और C उसको शैतानी करते हैं, AC परेशान करते हैं। C आराम से बैठना चाहता है तो फिर A और B उसको परेशान करते हैं, और A आराम से बैठना चाहता है तो B और C उसको परेशान करते हैं। इसका मतलब इसमें सारे के सारे नोटी बच्चे है ना, कोई सीधा साधा नहीं है। तो एट पॉइंट B देते हैं, एट पॉइंट B इक्विलेटरल है, साइड L ले लो, और जो बुक में दे रखी है वो साइड भी यूज कर लेना है ना, कर सकते हैं। इधर आ जाओ, प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्शन, दैट इज F1 हो गया। व्हाट इज F1, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर हो गया। प्लस माइनस में क्या होता है, बोलो क्या, अट्रैक्शन। तो प्लस माइनस में अट्रैक्शन F2 ले लेते हैं, हो गया F2। तो F2 भी कितना हो गया, K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। अब बच्चा बोलेगा मैम ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया। तुम्हें पता है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वहां पे क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, माइनस साइन नहीं लेंगे, अपॉन L स्क्वायर। क्लियर एवरीबॉडी। बोथ आर कितने एंगल से जा रहे हैं, लिसन देखना भाई, दोनों के दोनों का रिजल्टेंट हो गया ये, दैट इज F हो गया रिजल्टेंट F, F1 F2 और F। अब बताओ बच्चे मैं कैसे इसको सॉल्व करूं, कितना एंगल बना, पूरा है 180, ये है 60 और ये है आपका 180 में से 60 गए, कितने बचे, आ गया 120,
120 तो आ गए। ओके, फॉर्मूला लगा दो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अभी हमने लास्ट में सॉल्व भी किया है, तो F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ऑल आर सेम एंड द थीटा इक्वल्स टू 120। तो आप देखेंगे कि F इक्वल टू क्या आ गया, X आ गया। यही तो आया था ना पहले सॉल्व होके। नहीं आ रहा तो चलो y मान लेते हैं, आपको पता ही लग जाएगा कितना सॉल्व होकर आ गया था, y। अब आ जाओ किस पॉइंट पर, एट पॉइंट सी पर। जब आप एट पॉइंट सी पर आते हैं, एट पॉइंट सी पर देखो इस प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्शन। सी यहां लिख लेते हैं, क्यों यहाँ रिपल्शन, ये आ गया। दिस इज F1 डैश ना। इस प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन, दैट इज सेम F2 डैश। और F1 और F2 का दोनों की वैल्यू, F1 और F2 की सेम भी, के क्यू क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, के क्यू इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, यानी कि सेम वैल्यू आ जाएगी। F1 डैश इक्वल टू F2 डैश इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू y। क्लियर, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया, दैट इज F डबल डैश। कितना एंगल ये, सेम 120। तो आप बोलोगे मैम F डबल डैश भी निकल कर y ही आ जाने वाला है, सेम ऐसे ही। अब थर्ड पर आते हैं, एट पॉइंट ए पर आते हैं। जब एट पॉइंट ए पर आते हैं तो ए पर देख लो, ये प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन, दैट इज F1 डबल डैश। तो F1 डबल डैश कितना हुआ, ये इसका पार्ट है। F1 डबल डैश कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। इस प्लस माइनस में भी क्या होगा, अट्रैक्शन, तो ये कितना हो गया बच्चे, F2 डबल डैश हो गया। F2 डबल डैश का भी मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, होने वाला नहीं है। एंड ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया F ट्रिपल डैश। और व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन बोथ, बोलो क्या, 60 डिग्री। सो व्हाट शुड बी, F इक्वल टू F ट्रिपल डैश इक्वल टू, सारे इक्वल है, क्या मान लो उसको, सेम मैग्नीट्यूड है y, तो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर cos 60। एंड व्हाट शुड बी द फॉर्मूला, 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया बच्चे, y अंडर रूट 3। आगे बात समझ में, y अंडर रूट 3। उसके आगे बोल रहे हैं कि नेट फोर्सेस का जीरो बताओ। तो वीडियो पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे नेट पार्ट इसका बताना है। नेट में क्या बताना है, देखो वो कह रहा है कि जो इनका रिजल्टेंट आया है वही आ गया। देखो ये F और F डैश की ज्वाइनिंग लाइन ये वाली है ना, यहाँ कौन जा रहा है मेरा F, और यहाँ मेरा कौन जा रहा है F डबल डैश। F डबल डैश भी किसके इक्वल है, y के, और F भी किसके इक्वल है, y के। कितना एंगल बन रहा है, 60, है ना। तो इसका नेट आ गया ये, इसका नाम क्या दे दूं मैं, F फोर्थ डैश दे दिया। तो देखना इस, ये भी y, ये भी y, एंगल 60, y एंगल 60 पे वैल्यू कितनी आ गई, y रूट 3, यानी कि F डबल डैश भी कितना आएगा, y रूट 3, और F फोर्थ और F ट्रिपल भी कितना है, y रूट 3, और दोनों एक दूसरे कैसे अपोजिट, तो नेट फोर्स कितना हो जाना है बच्चे, 0। तो ये हमारे 7 एग्जाम्पल हो गए हैं, 6 एग्जाम्पल और बचते हैं, तो इसका पार्ट 2 बनाएंगे एग्जाम्पल का। और होप सो आप इसका कुछ फायदा आपको मिले। और उसके फायदे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी एनसीईआरटी आपके हाथ में होनी चाहिए, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन का लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। नेक्स्ट तो 4th का हो गया, जो नेक्स्ट वाला है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ओके बच्चों, थैंक यू।